स्वागत है आपका ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी एंड पावर। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में सारी बात कर ली थी और हर तरह का हमने वर्क उसमें देखा था, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप प्रीवियस सेक्शन में जाके उसको देख सकते हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी। तो देखो एनर्जी क्या होती है। वैसे तो वर्क और एनर्जी दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। फिर भी एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो एनर्जी पढ़ी जाती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क कार्य करने की क्षमता जो होती है हमारी, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। बेसिकली एनर्जी हमारी है क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट ए बॉडी कैन डू। अगर एक बॉडी कुछ वर्क कर सकती है तो जितना भी वो वर्क कर सकती है उसे उस बॉडी में स्टोर्ड हम एनर्जी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि सपोज़ करो एक बैटरी है और वो टुकड़ों में भी काम कर सकती है। तो वहाँ जब टुकड़ों में वो काम कर रही है तब उसके द्वारा किया गया वो वर्क डन होगा। और एनर्जी कैपेसिटी होगी जो यूज़ है, जो हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन अगर हम उसकी टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन यानी कि वो पूरी तरह डिस्चार्ज होने से पहले जितना वर्क डन कर सकती है वो उस बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी हो सकती, एनर्जी है। यानी कि उसे क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ दैट बैटरी। समझ में आया? तो जो एनर्जी है वो बेसिकली वर्क जैसा, मतलब वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो एनर्जी के केस में हम क्या पढ़ते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क या अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट ए बॉडी कैन डू। ठीक है, दिस इज नोन एज एनर्जी। ओके, तो क्या कह सकते कि एनर्जी जो है वो वर्क है और वर्क जो है वो एनर्जी है। यानी एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में बदला जा सकता है। और सीधे शब्दों में मैं बोलूं कि एनर्जी वर्क को करने की कैपेसिटी है, तो वर्क करने पर एनर्जी डेवलप होती है। समझ में आया? जब आप सिस्टम में काम कर रहे हो तो सिस्टम आपको एनर्जी दे रहा है और सिस्टम पर काम करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। समझ में आया? कैसे? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक जनरेटर है जो आपको करंट बना के देगा, लाइट डेवलप करके देगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक बात बताओ कि क्या वो करंट जो जनरेट कर रहा है जनरेटर बिना फ्यूल के कर सकता है क्या? यानी उसे इंजन चलाने के लिए, यानी इंजन क्या है? हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे, हमें काम करना पड़ेगा, तभी क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कब? जब हम सिस्टम पर काम करेंगे, जब हम उसको घुमाएंगे कॉइल को, तब वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन उस कॉइल को घुमाने के लिए, उस वर्क को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। या तो वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी हो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से घुमा रहे हैं, पर हाथ से घुमाने से काम नहीं चलेगा, तो हम किसका सहारा लेते हैं? केमिकल एनर्जी, फ्यूल का। वो किस में बदलती है? हीट एनर्जी में, जब बर्न होती है तो। और वो किस में बदल जाती है? मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी के लिए हमें वर्क की ज़रूरत है। दोनों मिली जुली टर्म है। सही है? जैसे अभी आपको यहाँ से डिस्प्लेस करना खुद को, तो या तो आप पैदल चलो, तो पैदल चलोगे उसके लिए भी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, उस वर्क को करने के लिए भी तो एनर्जी होनी चाहिए। या चलो एक एग्जांपल लेते हैं बाइक का। ठीक है, आप यहाँ से बाइक पर बैठ के गए तो हमने कहा हमने खुद को डिस्प्लेस किया, कुछ दूरी तक हमने वर्क किया, पर बाइक चलाने के लिए भी तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। या बिना फ्यूल के चल जाएगी बाइक? नहीं चलेगी। सही है? तो बिना एनर्जी के वर्क नहीं होगा और बिना वर्क के एनर्जी डेवलप नहीं होगी। तो ये सीधी सी बात है। ठीक है, कभी कभी हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कोई एक ऐसा मीडियम होगा जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल रहा हो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है,
इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एनर्जी हमारे पास कितनी फॉर्म में पाई जाती है। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, दैट इज़ मैकेनिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, हीट वाली फॉर्म है, हीट वाली भी एनर्जी होती है, सही है। लेकिन यहाँ अपने इस वाले सेक्शन में, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी हमारे दो होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल। तो मैकेनिक्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में, तो हम मैकेनिकल एनर्जी की यहाँ बात करेंगे। तो जो मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसमें पहला हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाद में ये पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की फॉर्म में होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिस्कस करने वाले हम यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो जैसा हमने काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और इनमें सब में पढ़ा है, तो काइनेटिक वर्ड जो है किसको रेफ़र करता है? मोशन को। किसको रेफ़र कर रहा है? मोशन को। तो जब बॉडी अपनी एनर्जी पोजेस करती है, किसकी वजह से? अपने मोशन की वजह से, तब हम उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? एनर्जी possess by a body due to its motion, it is known as kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ज़रा यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। सपोज़ करो एक बॉडी है जो रेस्ट में थी, जो रेस्ट में थी, क्योंकि इसके पास कोई मोशन नहीं है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के रहने के लिए बॉडी के पास मोशन होना बहुत ज़रूरी है, सही है। या तो उसके पास स्पीड होनी चाहिए कुछ, या वेलोसिटी, जो भी हम बोल रहे हैं। तो इस पर हमने एनर्जी गेन करने के लिए क्या करा? एक एफ फोर्स लगाया। क्या लगाया? एफ फोर्स। तो ये बॉडी आगे मोशन में आ गई, यानी इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और ये आगे चलने लगी। और हमने कहा यार यहाँ से जब यहाँ पहुँची तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो एस हो चुका था। कितना हो चुका था? एस। और यहाँ इसकी वेलोसिटी बढ़ के 0 से या यू से कितनी हो गई? वी। कितनी हो गई? वी। यानी यहाँ या तो ये 0 पे होगी या इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, हम यू मान लेते हैं। तो जब हमने इस पर फोर्स लगाया, अब फोर्स क्यों लगा रहे हैं? अभी हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी बिना वर्क करे डेवलप होगी नहीं, तो वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा, वर्क तो करना पड़ेगा। देखो एनर्जी डेवलप करनी है तो बिना वर्क करे नहीं होगी। बॉडी भी जब ही बनेगी जब जिम में जाके डंबल वंबल उठाओगे, उसके बिना नहीं बननी बॉडी, ठीक है। बिना मेहनत करे एनर्जी नहीं आनी, तो वर्क तो करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया। तो जब फोर्स लगाया बॉडी में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी यू से वी हो गई। तो हमने कहा वेलोसिटी भी बढ़ी। तो जो एनर्जी हुई वो कैसे डेवलप हुई? तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ जो हुआ वही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, वही डेवलप होगा इसके अंदर, ठीक है। और वर्क डन हमारे क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लगा? हमने कहा F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? S, ठीक है। अगर इस बॉडी का मास m है तो फोर्स हमारा हो जाएगा ma और s, ठीक है। अब हमें as निकालना है, तो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v।
निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से अगर हम as निकालें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। ये s की वैल्यू यहाँ रख दो। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, m वी स्क्वायर अपॉन 2 या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे हम काइनेटिक एनर्जी लिखें या वर्क लिखें, सेम ही बात है, एक ही बात है। अभी हम इसको क्या लिख रहे हैं, वर्क लिख रहे हैं। कौन सा वर्क, देखो एम वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हुई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा W इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस U क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या थी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तुमने लिखा ये क्या है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क हमने किया वो किसके लिए किया, इसकी एनर्जी को चेंज करने के लिए, यानी चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के। इसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W हमारा बराबर आया K फाइनल माइनस K इनिशियल। इसी W को हम बोलते हैं डेल्टा K, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे हमें जो मिलता है इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेवलप करना है तो यहाँ जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिया था, अगर इसमें हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 थी तो U कैसा हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि U बराबर तो हमारा 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला डेवलप होता है यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, चलो लिखो इसको। तो इसके बाद हमारा आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम तुम सब लोगों ने पढ़ा है, तो रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो क्या है देखो, P इज इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करा, m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और m से नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। क्यों, m नीचे नहीं आएगी, तो ये एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होती है एम वी किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m के। m मास है, हाँ ये मास से मल्टीप्लाई कर दी ना ऊपर नीचे, ताकि इसे एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम वी के टर्म में हम लेके आ सकें, ताकि उसे फिर p में हम बदल सकें। तो ये हमारा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और इसका। तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √2mke। सही है, ये इधर चला जाएगा और ये हमारा रूट में आ जाएगा 2mke काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमारा आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको नोट करो और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है जो बॉडी की अपनी एक सिचुएशन की वजह से होती है, उसकी अपनी एक पोजीशन की वजह से होती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, एक तो ये हमारी डेफिनेशन है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा, सेम जैसा हमने काइनेटिक एनर्जी में निकाला कि हमने वर्क किया, बॉडी में स्टोर हो गया, या वर्क किया
काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई कि वर्क की वजह से। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं और वो नॉर्मल ऐसा नहीं, किसी सर्टेन फोर्स के अगेंस्ट करें, जैसे एक फोर्स बॉडी पे इधर लग रहा है और हम इधर काम कर रहे हैं, तो जो वर्क हम कर रहे हैं वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में क्या आएगा? इफ वी वर्क ऑन ए बॉडी अगेंस्ट a certain force, then this work potential energy जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दूसरी एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जो हमारी डेफिनेशन है वो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जहाँ पे भी हम निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ये चीज़ काम करती है वहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको कि क्या है। तो ये दो तरह की है, जिसमें हमारा पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा हमें पता है अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क अगर हम करें, यहाँ हमने कहा सर्टेन फोर्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी चीज़ों को कहाँ खींचती है? नीचे। अगर हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? ग्रेविटी के। तो जो वर्क हम कर रहे हैं वो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कब होगी ये बॉडी? वर्क डन ऑन ए बॉडी against the gravitational force, gravitational force। तो हमारा क्या है कि सपोज करो ये एक बॉडी है जो सरफेस पर रखी हुई है, इसका मास है m, तो इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg, ये इसका डबल। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। और इसको हम यहाँ से मान के चलो h हाइट पर उठा के लेके गए, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? h। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? फोर्स यानी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी h। तो यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी mg h की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सेम हाइट पर ही बॉडी को इधर से इधर मूव कर रहे हो, सपोज करो यहाँ से हमने यहाँ मूव कर दिया और तुम सोचो कि वर्क तो किया है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसा है? ज़ीरो है। ग्रेविटी के अगेंस्ट थोड़ी ना काम किया आपने। फोर्स किधर है? क्यों? तुम ध्यान से देखो, ग्रेविटी किधर खींच रही है बॉडी को? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट आपने किधर दिया? इधर। तो ये जो एंगल है कितना हो गया? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर 0 है तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। तो अगर आप सेम हाइट पर बॉडी को यहाँ से यहाँ सरका रहे हैं, तो क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी? जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी हाइट कवर करोगे तभी चेंज होगी। क्लियर है? तो ये तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, ये भी सर्टेन हाइट तक हमें सही वैल्यू देता है, उसके बाद वैल्यू सही नहीं देता। तो एक्चुअल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊंची हाइट पे चले जाते हैं जी की वैल्यू कम होने लगती है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं 9.8 रखेंगे या 10 रखेंगे, तो वो हमें नहीं मिलती वैल्यू जो हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए। क्लियर है? ये हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ते हैं कि एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कितनी होती है। क्लियर है?
इसके बाद आता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल क्या है? जब आप किसी इलास्टिक बॉडी के फोर्स के, यानी कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जैसे एक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने स्प्रिंग ली और स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, इधर से पकड़ के फिक्स करके इधर खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उस स्प्रिंग में भी क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ कहाँ काम आती है? जैसे तीर कमान होते हैं आपके, बाइक का स्टैंड तो नहीं, शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं उसके, शॉक एब्जॉर्बर, हाँ ठीक है। और सर सही, गन है आपकी, गुलेल है आपकी, ठीक है। ये सब किस पे काम करती हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कैसे? तो हमने कहा ये एक, यहाँ पर हमारी स्प्रिंग थी इस तरह से, जिससे एक ब्लॉक अटैच है, और ये हमारा कहाँ रखा है? ए पॉइंट पर रखा है। फिर हमने इस पर फोर्स लगाया और इसको खींच के यहाँ लेके गए। किस पॉइंट पे लेके गए? बी पॉइंट पर। ये ए से बी पॉइंट जो था एक्स डिस्टेंस दूर था। कितनी दूर था? एक्स। तो यहाँ हमें जो फोर्स लगाना पड़ा, किसके अगेंस्ट लगाना पड़ा? एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर एफ आर जनरेट हुआ, इसके अगेंस्ट हमें इधर फोर्स लगाना पड़ा। तो हमारा फोर्स भी किसके बराबर होगा? रीस्टोरिंग फोर्स के। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग में, रीस्टोरिंग फोर्स, ये कितना होता है? F इज इक्वल टू के एक्स होता है, जहाँ के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा F के एक्स के बराबर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया? x। पर हम पूरा x एक बार में नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता x कितना है। तो हमने क्या किया कि हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। कितना? dx। कितना डिस्प्लेसमेंट देते हैं? dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा। dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इंटू dx। और कंप्लीट x डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेके x तक, f dx। f आ जाएगा बाहर, सॉरी f की वैल्यू कितनी है हमारी? k x। तो k आ जाएगा बाहर, x dx का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके x तक। तो हमारा जो वर्क, वही पोटेंशियल एनर्जी u के टर्म में स्टोर हो, कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स। तो ये हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर होती है। क्लियर है? देखो एक चीज़ और देखो, हमारी एनर्जी की भी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, वो सेम होती है एज वर्क, सेम एज वर्क। कितनी होगी? जूल। और डायमेंशन भी दोनों की कैसी होगी? सेम होगी। तो पावर हमारा बताता है रेट ऑफ वर्क डन। अगर दो व्यक्ति, दोनों को एक जैसा काम दिया जाए और एक पहले कर ले ख़त्म और उसको दूसरे वाला देर में करे, तो हम क्या कहेंगे? किसकी पावर ज़्यादा? पहले वाले की। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, दो मजदूर हैं जिन दोनों को हमने 500 ईंटें छत पे चढ़ाने के लिए दी। एक को 500 ईंट दी, दूसरे वाले को 500। एक व्यक्ति तो उसको चढ़ा देता है 2 घंटे में, और दूसरा व्यक्ति उसको सुबह से शाम कर देता है। तो हम क्या कहेंगे? किसकी पावर ज़्यादा? जो 2 घंटे में चढ़ा। तो यार टाइम बढ़ रहा है तो पावर, टाइम बढ़ रहा है तो पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टाइम के साथ वर्क डन, यानी वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है पावर। टाइम बढ़ा सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए, तो पावर कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारा पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन। क्या बोले? रेट ऑफ वर्क डन, यानी किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पावर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन T। ठीक है? तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर
इज जूल अपॉन सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। तो यहाँ से अगर 1 वॉट की डेफिनेशन देखें, 1 वॉट किसे बोलेंगे? अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है तो पावर कैसी है हमारी? 1 वॉट। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन सेकंड in 1 second, then पावर इज 1 वॉट। ठीक है, ये हो गई। इसकी डायमेंशन क्या होगी पावर की? डायमेंशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा? वर्क की क्या होती है? mL2T माइनस अपॉन नीचे क्या आएगा? T। तो ये क्या हो जाएगा? m। ठीक है, तो ये थी आपकी पावर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। एनोदर यूनिट पावर की जो ज़्यादातर यूज़ होती है, पावर इज HP। HP स्टैंड फॉर हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर होता है आपका 746 वॉट। हाँ, बहुत अच्छे, वही क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और प्लीज़ इन वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। थैंक यू।